नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। हमारी आज की बहस का मुद्दा है आगामी बजट से उम्मीदें क्या है। 1 फरवरी 2023 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चुनाव से पहले का संभवतः आखिरी बजट पेश करेंगी, क्योंकि उसके बाद 2024 में चुनाव है और वो पूर्ण बजट नहीं होगा। इसलिए इस बजट से उम्मीदें भी ज्यादा है। खासतौर पे मध्यम वर्ग को लेकर के ये कहा जाता रहा है कि मध्यम वर्ग को पिछले 4-5 सालों में विशेष कुछ नहीं मिला है। खासतौर पर इनकम टैक्स में छूट को लेकर के बात की जाए तो हर बार हर बजट में ये उम्मीद की जाती है कि मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, मगर ये छूट नहीं मिलती। इसके अलावा महंगाई की दर बढ़ी है, कोरोना काल को भी हमने देखा है। इन तमाम सारी वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर ये बजट कैसा रहने वाला है, क्या ये लोक लुभावन बजट होगा, क्या ये चुनावी बजट होगा, ये तमाम सारे सवाल हमारे जेहन में है। हम इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं, पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। यूथ के लिए ऐसा कोई ज्यादा चीजें उन्होंने की नहीं, बट बजट का जो भी था उन्होंने उसका फंड रीएलोकेट कर दिया। संगतियों के कारण देश का व्यापारी बहुत परेशान है। जीएसटी को सरल बनाया जाएगा। इस टाइम का रिपोर्ट देखिए जो 1 फरवरी को आया था, तो उसमें यूथ के लिए ऐसा कोई ज्यादा चीजें उन्होंने की नहीं, बट बजट का जो भी था उन्होंने उसका फंड रीएलोकेट कर दिया। ज्यादातर उनने प्राइवेटाइजेशन पे फोकस किया, बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन। इन शॉर्ट उनको बस रेवेन्यू बढ़ाना है गवर्नमेंट का, वो यूथ के ऊपर ऐसा कोई वो दे नहीं रही है। एजुकेशन भी हम लोग देख रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भले ही आई है पर उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री जी बजट पेश करेंगी। इस बजट से उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को बहुत उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मॉडल के बैनर तले प्रदेश के प्रमुख व्यापारियों ने आज इस पर चिंतन किया और मंथन किया। हम लोगों ने पाया कि वर्तमान में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के चलते देश के व्यापारियों का व्यापार बहुत प्रभावित है, जिसके लिए हम लोग लगातार केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं। ऐसे में हम लोग ये मानकर चल रहे हैं इस बजट में देश के ट्रेडिशनल व्यापारियों के व्यापार को बचाने के लिए ई कॉमर्स पॉलिसी आएगी। बजट क्या है सर, यही है गरीबों के बारे में सोचिए आप। हाँ, रिक्शे वाले बारे में सोचिए। ऐसे ऐसे काम चलेगा हमारा। मेरे सर यही है, बस वो आप चाहो वही होगा। बस उम्मीद ये है, वो दल्ला दे रहा, बस खाओ पियो बस, और क्या दे रहा वो दल्ला दे रहा, बस खाओ। 10 किलो चावल मिल जाता है, गेहूँ मिल जाता है। बस बजट में ये है सर, तो महंगाई कम करो। अच्छा आदमी कहाँ गरीब आदमी खा पा रहा। आम आदमी चाहता है कि महंगाई कम हो, लेकिन ये महंगाई कैसे कम हो? जीडीपी को लेकर के लगातार चिंताएं व्यक्त की जा रही है। उधर केंद्र सरकार का कहना है कि वे आने वाले कुछ समय में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के चल रहा है, लेकिन ये कैसे संभव होगा? इन्हीं तमाम सारे सवालों को जानने के लिए हमारे साथ आज ऐसे ही लोग मौजूद हैं, गैर राजनीतिक लोग मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे अमित श्रीवास्तव, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, जाने माने चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आर्थिक विषयों के जानकार हैं अमित श्रीवास्तव जी। अनुज अग्रवाल हैं, एक बीमा कंपनी के चेयरमैन हैं। इसके अलावा वे उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं। तो व्यापारियों को लेकर के किस तरह की सोच है, क्या है, इन तमाम सारे सवालों पर अनुज अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। मनीष अग्रवाल जी आर्थिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं अमित श्रीवास्तव जी से। अमित जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हैं ही, साथ ही आपकी आर्थिक विषयों पर अच्छी खासी पकड़ है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि एक तो सबसे पहला बहुत साधारण सा सवाल है कि इस बजट को लेकर के उम्मीदें क्या है। दूसरी बात यह है कि मध्यम वर्ग को लेकर के हर बार एक सवाल ये उठता रहता है कि मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला, मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला। तो क्या आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये बजट कैसा रहने वाला है? एक तो ये, दूसरा मध्यम वर्ग की किस तरह की अपेक्षाएं हैं, उनको क्या मिलना चाहिए? एक सामान्य तौर पर अगर आप समझाना चाहें हमारे दर्शकों को, तो आप किस तरीके से सोचते हैं और क्या उम्मीद करते हैं? अमित जी। जी अब देखिए, ये तो है जनरल इलेक्शन से पहले का लास्ट बजट है ना। तो नेचुरल चीज है कि जैसे अभी से आज से पहले हर बार हर गवर्नमेंट जो रहती थी वो एक पॉपुलिस्ट
लोक लुभावन वाला, वाद वाला जो बजट होता था वो प्रेजेंट करते थे। और मुझे उम्मीद पूरी पूरी इस बार भी है कि जी जो बजट आएगा उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि बजट को पॉपुलिस्ट और मासेस तक पहुंचाए। उसका देखिए रीजन खाली ये नहीं है कि इलेक्शन से रिलेटेड, इस बार देखिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी आई है। मतलब बहुत बड़ा इंक्रीमेंट आया है, ठीक है ना। 85% जो टैक्स टारगेट्स थे वो अच्छा अभी तक जनवरी तक अचीव हो चुके हैं, ठीक है ना। और 19% ग्रोथ आई है पिछले साल में। कोविड का इफेक्ट पिछले 1.5 साल पहले हम जी मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो अब जो इकोनॉमी है अच्छी तरह से चल रही है, किसी बिल्कुल तरह की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है ना। अब जो उम्मीदें जो हैं, हर साल हर किसी को कुछ ना कुछ बजट से उम्मीद होती है कि मेरे पर्स में पैसा ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। अब वो दो तरह जी से जी लोग होते हैं, एक बिजनेस क्लास होता है और एक जो सैलरीड क्लास होता है। सैलरीड क्लास को हमेशा ये रहता है कि मेरा जो है टैक्स जो रेट्स हैं वो कम हो जाए या उसको एग्जम्पशन से वो बढ़ जाए। और एमएसएमई जो हमारा जो बिजनेस क्लास है जिसमें हम लोग जनरली रहते हैं, एमएसएमई, उनको उम्मीद रहती है कि अलग अलग तरह के सॉफ्ट्स मिल जाए, उसमें भी टैक्स में कटौती जी हो जाए, है ना। तो इस बार उम्मीद है कि देखिए टैक्स कैसे कम हो, गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए। टैक्स ऐसे कम होगा कि टैक्स बेस बढ़ाया जाए। पहली बात तो इस पे गवर्नमेंट काफी वर्क कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जी लोग जी 5% जी भी खाली टैक्स ना पे करें, ज्यादा से ज्यादा लोग पे करें। उससे फायदा ये होगा कि जो लोग जी टैक्स पे कर रहे हैं उनके ऊपर बर्डन उस हिसाब से कम होगा, है ना। और इससे लोगों के पास कैश इन हैंड भी जी बढ़ने की उम्मीद है थोड़ा सा, है ना। टैक्स रेट कम होगा तो फिर देखिए एमएसएमई जो है वो 30% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। तो जो बिजनेस हम लोग आसपास रह रहे हैं, अब बहुत बड़े बड़े जी बिजनेसेस को छोड़ देते हैं, जो दुकान जो एमएसएमईज में जो आते हैं 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 50 करोड़ तक के जो टर्नओवर वाले, वो 30% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करते हैं। जी अब उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? उनको प्रॉब्लम्स बेसिकली आ रही है क्योंकि जी जी सप्लाई चेन कायदे से नहीं चल पा रही है। मतलब उनके पास चीजें मतलब सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है चीजों के इनपुट्स की, और लेबर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड इजी फाइनेंस नहीं मिल पाता। ये सब चीजें एमएसएमई को उम्मीद है कि इस बार एड्रेस की जाएंगी। तीसरा एक मुझे जो लगता है कि लोग जब मेरे पास आते हैं डिस्कशंस करते हैं तो उसमें एक बिल्कुल बहुत बड़ी चीज कहते हैं फ्यूल का जीएसटी में इंक्लूजन होना है ना। उससे ये फायदा जी रहेगा जी कि जी भाई हाँ ये जैसे लंबे हमारे समय से मांग चल रही है जी 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 उसमें क्या होगा, आईटीसी जो हम पे कर रहे हैं वो आईटीसी बिजनेस ले पाएंगे। आईटीसी ले पाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएगा। अल्टीमेटली वो कॉस्ट जो है पास ऑन हो जाएगी जो अल्टीमेट जो लास्ट परचेजर है उसके पास, है ना। तो एक ये चीज हो गई। फिर एक मुझे लगता है कि जो सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन के बीच की जो डिफरेंस है, मतलब 3 लाख रुपए तक एग्जाम्पशन सीनियर सिटीजन जो 60 साल तक के जी हैं और जो 80 साल से ऊपर उनके उनमें 2 लाख रुपए का फर्क है। मतलब 80 ईयर्स वाले 5 लाख का एग्जाम्पशन ले सकते हैं, 60 साल वाले 50। अब फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि भाई दोनों के दोनों पेंशन पे ही जी हैं तो मुझे लगता है कि जो सीनियर सिटीजन है उनकी डिमांड यही आ रही है बिल्कुल बिल्कुल कि इसको 5 लाख रुपए तक पहुंचा दिया जाए। अच्छा एक पॉइंट और मैं कहना चाहूंगा, अभी तक जो जी शेयर्स वगैरह पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वगैरह हो रहे थे तो कुछ साल पहले तक वो एग्जेम्प्टेड रहते थे। अब पिछले कुछ जी सालों में 1 लाख रुपए से ऊपर अगर होता तो उस पर 10% एलटीसीजी लगता है। उससे हुआ ये है कि जो छोटे इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर या जो हमारे आपके जैसे जो मार्केट में थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, वो थोड़ा सा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आई है और उनका इसी वजह से मतलब शेयर मार्केट में इंक्लूजन थोड़ा सा कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो लिमिट है 1 लाख से बढ़ाकर कम से कम जी 2 लाख 3 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जिससे बढ़ जाए, इसको करनी चाहिए जी। ठीक है। अच्छा इसी से एक अमित जी जब आपने बात की टैक्स कलेक्शन को लेकर के, एक सवाल और लगातार मैं व्यापारियों से भी जुड़ा रहता हूं और तमाम सारे लोगों से हम लोगों की बातचीत होती है। जीएसटी को लेकर के लगातार लोग परेशान हैं। अब जीएसटी को लेकर के किस तरह की परेशानियां हैं कि एक तो है कि ब्यूरोक्रेटिक रवैया है, दूसरा इंस्पेक्टर राज, और तीसरा कि जीएसटी को लेकर के क्लियरिफिकेशन नहीं है, क्लियर नहीं है कुछ भी। तो एक्चुअल में स्थिति है क्या? क्या जीएसटी जो लागू की गई है उसमें अभी भी आप कुछ खामियां देखते हैं? क्या उसमें कोई सुधार की गुंजाइश आपको नजर आती है कि किस तरह से उसमें सुधार किया जा सकता है? जैसे हमने देखा है कि इनकम टैक्स में पिछले कुछ वर्षों में इनकम टैक्स के अधिकारियों के रवैये में और विभाग के रवैये में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। इनकम टैक्स को लेकर के अब उस तरह की कंप्लेंट्स न तो व्यापारी करते हैं ना उद्योगपति करते हैं, लेकिन जीएसटी को लेकर के परेशानी बहुत ज्यादा है।
आप इसको किस तरीके से देखते हैं अमित जी? जी देखिए, ऐसा है, ये तो गवर्नमेंट खुद ही जितने अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, मतलब आप ये देखिए कि हर 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में जी रेगुलरली अमेंडमेंट्स और सर्कुलर्स आते रहते हैं कि ये चीज चेंज हो गई, इसको रेट्स को ऐसे चेंज कर दिया गया है, या जो इंटरप्रिटेशन जी इश्यूज जी होते हैं कि अगर लॉ इस तरह से लिखा गया है कि बहुत सारी चीजों में समझ में नहीं जी आता है कि एज एन एक्सपर्ट हमें भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि भाई ये इसको हम कैसे इसको इंटरप्रेट करें, इसका इंटरप्रिटेशन इधर भी हो रहा है और दूसरे सेक्शन में जाके वो दूसरी तरह से हो जा रहा है। तो ये चीजें हैं कि अभी जीएसटी इंप्लीमेंट तो कर दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स से बहुत पुराना एक्ट है, तो अब ये उस तरह का अभी सिचुएशन नहीं आई है कि जी हाँ एकदम बिल्कुल। परफेक्ट वाली सिचुएशन का है। दूसरा, उसका सोल्यूशन ये हो सकता है, देखिए इंस्पेक्टर राज वाली प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, ये बात सही है, और मतलब नोटिस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उसका रीजन यही है कि एक तो लोग समझ नहीं पा रहे कैसे जीएसटी करना, उसमें एरर्स जानबूझ के नहीं, अपने आप गलती से उनसे एरर्स हो जा रहे हैं कि कुछ वो किसी और कोड में जाना है, उन्होंने किसी और कोड में डाल दिया, या उनका रेट ऑफ टैक्सेशन दूसरा है और जीएसटी जी डिपार्टमेंट के हिसाब से दूसरा है। तो इसमें सिंपल सा ये होना चाहिए कि जैसे कि सर्विस टैक्स में या इनकम टैक्स में अभी तक एक एमनेस्टी स्कीम वगैरह आती थी, उस तरह की कोई ना कोई एक एमनेस्टी स्कीम रेगुलर बेसिस पे करते जी हैं, जी जिससे कि बिजनेसेस उसमें अपने आप को एनरोल करके उससे मतलब बाहर निकल सके। नहीं तो यूजलेस एक बाहर बिजनेसमैन जो है एक डरा हुआ है कि भाई हमारे ऊपर कहीं कोई नोटिस ना आ जाए या कोई किसी तरह की प्रोसीडिंग्स ना हो, तो एमनेस्टी स्कीम वगैरह इस तरह से लॉन्च करके आपस में मतलब सेटलमेंट किया जा सकता है। जी ठीक है, ठीक है अमित जी, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। अनुज अग्रवाल जी हैं, बीमा घर है इनकी एक कंपनी है और उसके ये चेयरमैन हैं, साथ ही ये उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रवक्ता भी हैं। अनुज जी, आपसे बहुत सरल शब्दों में जानना चाहता हूं कि व्यापारी किस तरह की परेशानी और मुसीबतें इस समय अनुभव कर रहे हैं, व्यापारियों को किस तरह की उम्मीदें हैं इस आम बजट से। क्या जैसा अमित जी ने कहा कि जीएसटी को लेकर के व्यापारी थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्या ये वाकई सच है कि व्यापारी डरा हुआ है? और यदि व्यापारी डरा हुआ है तो व्यापारियों की अपनी मांगे क्या है? अनुज जी। नमस्कार। सबसे प्रमुख बात यह है कि सरकार और व्यापारियों के बीच में जिस तरह का संवाद होना चाहिए वो संवाद की कमी है। ये कोई इस तरीके का फोरम नहीं है कि सरकार के पास व्यापारी अपनी बात रख सके। अभी हमने बरेली में हम लोग की कोर कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें जीएसटी के जोनल एडिशनल कमिश्नर को बुलाया था। जब आपस में बैठ के चर्चा हुई तो बहुत सारी चीजों की भ्रांतियां दूर हुई। दूसरा, जीएसटी को लेके अभी सरकार को लगातार जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, तो सरकार को काउंसिल की बैठक से पहले संवाद करना चाहिए कि व्यापारी किस वस्तु पे जीएसटी की दरें कम हो सकती हैं, क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। सरकार को नजरिया बदलना चाहिए कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़े, और जो ये कहा जाता है कि व्यापारी नंबर 2 में काम करता है, वो जब तक संवाद नहीं होगा, जब तक सरकार का कलेक्शन और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। व्यापारियों की दिक्कत की बात यह है कि सरकार ये चाहती है कि व्यापारी रजिस्ट्रेशन कराए। व्यापारी ये मानता है कि अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे ठीक है, तो आगे हमें विभाग के लोग परेशान करेंगे। और आप निर्मला सीतारमण जी से क्या उम्मीद करते हैं? वो ठीक है, वो समझ में आ गया। सीतारमण जी से हमारी उम्मीद ये है, निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी को जी बजट में हमारा मानना यह है कि सरकार को जो आयकर की दरें हैं उसको थोड़ा सुधार लाना चाहिए। जैसे अभी 5 लाख से ऊपर के 20% की आयकर की दर है और 10 लाख से ऊपर की 30% की है। लंबे समय सरकार को कम से कम 20 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स पे या 25 लाख रुपए तक की अगर आय है तो उसमें 20% का स्लैब लाना चाहिए। व्यापारी क्या करता है कि अपनी इनकम को बांट देता है, तो सरकार को जो आयकर की दरें हैं उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। 25 लाख रुपए तक की अगर उसकी इनकम है तो उनको 20% टैक्स लेना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि सरकार को एक फ्लैट दर कर देना चाहिए। सरकार का सिस्टम ये है कि जो ज्यादा इनकम दिखाएगा उसको ज्यादा टैक्स देना है। एक आयकर दर होनी चाहिए, वो ज्यादा सही तरीका होगा। दूसरी, सरकार ने जो पहला बजट इस एनडीए की गवर्नमेंट ने किया था, उसके बाद उन्होंने 80C की लिमिट में कोई भी चेंज नहीं किया है। अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो अभी आपको 1.5 लाख की छूट है।
अगर आपकी इनकम 2 करोड़ है तो भी 1.5 लाख की छूट है। 80C को लेके सरकार को इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहिए और बीमा क्षेत्र को प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि व्यापारी वर्ग के ऊपर जितनी लोन लायबिलिटी है वो उतना इंश्योर्ड नहीं है, तो इसमें जी बीमे को लेके सरकार को विशेष छूट व्यापारी वर्ग को और देश की जनता को देना चाहिए। ठीक है अनुज जी। मनीष जी आप तो आर्थिक विषयों के तो जानकार हैं ही, साथ ही आप तमाम सारे उद्योग जगत के लोगों से और उद्योग जगत में आपकी सक्रिय, उद्योगों के जो संगठन है उनमें आपकी सक्रिय भागीदारी रहती है। इस बजट से आपकी उम्मीदें क्या हैं? यानी उद्योग जगत क्या चाहता है, किस रूप में इसे देखता है? क्या ये लोक लुभावन बजट रहेगा, और अगर लोक लुभावन रहना है तब उद्योग किस रूप में उसे देखता है कि उद्योगों को क्या चाहिए? मनीष जी। कृष्णा जी, उद्योग जगत ने अपनी जो सहमतियां हैं या जो अपनी इच्छाएं हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर को व्यक्त कर दी है। हमें उम्मीद है कि कुछ 15, 16, 17, 18 चीजों में PLI परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव फिर से ऐड होगा। जैसे सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है, कुछ नई पॉलिसी उसको प्रमोट करना चाहती है तो PLI से उन्हें ऐड करेगी। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, लखनऊ क्षेत्र में प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत 1000 एकड़ में लॉजिस्टिक्स पार्क आ रहा है जो डेवलप होगा। ऐसे 7 पार्क इंडिया में डेवलप होने हैं। तो इन सब नीतियों के समर्थन में वित्त मंत्री जी इस पे ध्यान देंगे और वित्त मंत्री जी जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव है उन योजनाओं को प्रमोट करेंगी, जिससे कि उद्योगपति उसे लगाने के लिए तैयार रहें और जितनी जल्दी वो परियोजनाएं धरातल पे आएंगी तो वो एक विकास के रूप में काम आएंगी, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे डेवलपमेंट का क्षेत्र हो। और इंडस्ट्रीज की जितनी भी फीडबैक है वो लगातार वित्त मंत्रालय लेता रहता है, उन पे जाते रहती है। प्री बजट मीटिंग भी हो चुकी है। इसलिए इंडस्ट्री को तो हमेशा से उम्मीद रहती है कि बजट अच्छा ही आएगा और अच्छा ही आना चाहिए, क्योंकि सरकार की नीतियां जो है विकास की तरफ अग्रसर है। जैसे आप ये देख रहे हैं, इन्वेस्टर समिट्स हो रही है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और भी जगह जगह। तो इसमें जितनी भी फीडबैक है उद्योगपतियों की वो भारत सरकार को जा रही है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने पूर्णतः सहमति दिखाई है। अब सरकार उसे बजट में कैसे शेप देती है, कैसे अर्थव्यवस्था में उसको ढालती है, ये सरकार का अपना दायित्व होता है कि किस तरीके से किन चीजों को प्रमोट करना है। अभी जैसे मैं डिस्कशन में शुरू रहा था मिडिल क्लास के लिए, तो मिडिल क्लास के लिए मेरा ये कहना है कि मिडिल क्लास पे 5-6 साल में कोई टैक्स का बोझ बढ़ाया नहीं गया है, जहाँ तक हमारी जानकारी है। और मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि जैसे कोविड जैसी महामारी के बाद हेल्थ के जो शॉप्स है वो इंक्रीज करे जाए, जिससे कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति या अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक हो और उन्हें कुछ इंसेंटिवाइज करा जाए कि अगर वो ऐसी पॉलिसीज लेते हैं या हेल्थ बेनिफिट्स में जाते हैं तो उन्हें टैक्स रिबेट दी जाएंगी, जिससे कि वो प्रेरित हो इन रिबेट्स को लेने के लिए। ठीक है मनीष जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं सिद्धार्थ कलहंस, वे भी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी बिजनेस स्टैंडर्ड से जुड़े हुए हैं और आर्थिक विषयों के अच्छे जानकार हैं। सिद्धार्थ जी आप थोड़ा विलंब से जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि एक तो जब 2019 में मोदी प्रधानमंत्री दोबारा बने थे तो उन्होंने कहा था कि हम इस देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं। इस बीच में फिर कोविड भी आ गया और बहुत सारी वैश्विक संकट भी खड़े हो गए। यूक्रेन रूस युद्ध आप देख ही रहे हैं। इन विपरीत परिस्थितियों के बीच में भारत की GDP भी थोड़ी धीमी हुई है। तो ये एक सामान्य नागरिक की हैसियत से मैं जानना चाहता हूं कि अगर GDP धीमी है तो जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है क्या वो दूर नहीं दिखाई देता? क्या वह संभव है या फिर हवाई बातें हैं, जबकि उधर हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था भी बन चुके हैं? सिद्धार्थ जी। देखिए, करंट सिचुएशन और जो GDP की स्थिति है और ग्रोथ रेट है उसको देखते हुए ये बिल्कुल सही है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो अभी एक सपने से बढ़कर और कुछ नहीं है। और चूंकि ये बजट जो है वर्तमान सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा, इसके बाद अगली सरकार में ही पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, तो इस बजट में हम जिसे कहते हैं रिबेट्स, कंसेशन, सॉप्स, इन सब की ज्यादा उम्मीद है और ऐसा अंदेशा
संकेत लगातार मिलते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जिस क्वांटम लीप की जरूरत होगी और उसके लिए जिस तरह के कदमों की जरूरत होगी, इस बजट में उसकी उम्मीद कम की जाए, बल्कि इस बजट में इस बात की ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि जनता को राहत देने वाले या लोक लुभावन और कितनी चीजें इस बजट में आ सकती हैं। क्योंकि हमारे बीच में इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड वरिष्ठ सज्जन बैठे हुए हैं। मुझे लगता है, मैं सुन नहीं पाया, उन्होंने जरूर इस बारे में बताया होगा कि सबसे ज्यादा जो उम्मीद की जा रही है इस बार, वो इंश्योरेंस सेक्टर में उम्मीद की जा रही है। टैक्स रिफॉर्म को लेकर बड़ी कदमों की उम्मीद की जा रही है। इनकम टैक्स को लेकर, डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स को लेकर बड़े राहत की उम्मीद की जा रही है। साथ ही साथ कुछ ऐसे कदमों की भी उम्मीद है, जैसे कि किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने का, और कुछ चीजें इस तरह का ऐलान किया जा सकता है जिनकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस, जो फिस्कल स्ट्रेस है, उसके बढ़ने की उम्मीद है। तो इसलिए अभी मुझे लगता नहीं है कि इस बार के बजट में जो $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है, उस $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को दिमाग में रखते हुए वो इस बार का बजट जो है वो 24 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ज्यादा फोकस किया जाएगा, बजाय इसके कि दूसरी बात ये भी है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी लाने के लिए जिस रैपिड ग्रोथ की जरूरत है, हमारी जीडीपी जिस रफ्तार में बढ़नी चाहिए, वैश्विक कारणों की वजह से और 2 साल के कोविड जो पैंडेमिक रहा उसके और उसके बाद से जो अभी जो स्लो डाउन है, उससे अभी रिकवरी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। तो उनको देखते हुए अभी मुझे लगता है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अभी थोड़ा पीछे की तरफ रखा जाएगा। आगे का लक्ष्य जो अभी जो सामने दिखाई पड़ रहा है, वो ये है कि कैसे 2024 के चुनाव को फेस किया जाए, उसको लेकर जनता के लिए क्या राहतें, क्या नए कदम उठाए जाएं, इस पर फोकस ज्यादा रहेगा इस बार का। सिद्धार्थ जी, एक सवाल और है कि हर बार ये उम्मीद की जाती है कि इनकम टैक्स के स्लैब में छूट मिलेगी, लेकिन वो छूट मिलती नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रभावित है मध्यम वर्ग जो है, उसको बड़ी चिंताएं हैं। मध्यम वर्ग को पिछले 3-4 जो बजट अगर हम देखते हैं तो मध्यम वर्ग को कुछ विशेष मिला नहीं है। सिद्धार्थ जी, देखिए, इस बार ये बहुत जियो मार्ट ग्रैंड रिपब्लिक सेल पर 21 से 26 जनवरी में से बहुप्रतीक्षित है, और कई बार तो ऐसा लगा कि इस बार 100% ऐसा होने जा रहा है। लेकिन इस बार इसकी उम्मीद इसलिए भी की जा सकती है कि देखिए, जीएसटी की रिकवरी जो है वो अच्छी है, जो रियलाइजेशन है टैक्सेस का वो अच्छा है, और मिडिल इनकम ग्रुप में इस तरह की छूट अब अफोर्ड की जा सकती है। खासतौर पर चुनाव को लेकर अगर अफोर्ड करने में कुछ संशय है तो एक दबाव भी है, क्योंकि आपने जैसा कहा कि बहुत सालों से इस बात का लगाया जा रहा है अनुमान कि इस बार होगा, इस बार होगा। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि उस लिमिट को बहुत ज्यादा जितना कहा जा रहा है उतना नहीं, लेकिन एक थोड़ा एक्सपेंशन उसमें माना जा सकता है कि इस बार निश्चित दिखाई पड़ता है। ठीक है। अमित जी, अभी आपने सिद्धार्थ जी को सुना, अनुज जी भी आप बीमा सेक्टर में रिफॉर्म की बातें कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है, उसमें अभी कहाँ कमियां हमें दिखाई देती हैं कि अभी ये, जैसे सिद्धार्थ जी भी आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि अभी तो संभव नहीं है, जीडीपी भी हमारी बहुत धीमी है। उधर बहुत सारी, अभी हमने पढ़ा होगा कि तमाम बड़ी कंपनियां, गूगल जैसी कंपनी अपने 12,000 कर्मचारियों को निकालने जा रही है, अमेजोन ने 10,000 कर्मचारियों को निकाल दिया है। तो क्या ये मंदी की आहट है? और अगर वैश्विक स्तर पर ऐसे हो रहा है तो इस बजट को किस तरीके से संतुलित किया जा सकता है और क्या संतुलित रहेगा? ये अमित जी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चीजें डराने वाली ही सामने आ रही हैं। जी देखिए, पास्ट एक्सपीरियंस 10 साल से गवर्नमेंट का अगर 9 बजट देखे जाएं तो कभी भी गवर्नमेंट ने पॉपुलिस्ट बजट प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं की है।
हमेशा रिफॉर्मेटिव बजट ही रहा है कि जी। जिससे कि आगे बढ़ सके, मतलब जी, आगे जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंशन, या जैसे कि मेडिकल केयर में या जल जीवन या कहीं पर भी इस तरह के सिचुएशन में ज्यादा रहे। लेकिन कभी पिछली बार भी अगर आप देखें, जब बजट वाला इन्होंने लास्ट टाइम जब प्रेजेंट किया, तब भी कोई बहुत ज्यादा मिडिल क्लास के लिए सोप्स वगैरह नहीं दिए थे। अभी देखिए जीएसटी का इम्प्रूवमेंट है ना, और डायरेक्ट टैक्सेस भी इम्प्रूव करें और डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से करें। लेकिन कोई भी कंट्री आज की डेट में आइसोलेशन में नहीं रह सकता है जी, जी। है ना। ग्लोबल ओवरऑल तो सब जगह आजकल देखा जाए तो मेजर, अब चाइना में देख लीजिए, चाहे यूएस में देख लीजिए, हर जगह ग्लोबल रिसेशन का एक, उन लोगों को लग रहा है कि मतलब अपकमिंग एक ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अभी बिल्कुल नियर फ्यूचर में, जैसे सरदार जी कह रहे थे, अभी नियर फ्यूचर में मुझे लगता नहीं कि अभी बहुत जल्दी अचीव हो जाने वाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोशिश नहीं की जाए, बहुत ज्यादा सोप्स दे देने से, बहुत ज्यादा टैक्स रिबेट्स दे देने से उसमें कमी और आ जाएगी और उसको अचीवमेंट दूर हो जाएगा। देखिए छोटे छोटे बेनिफिट्स लेने से अच्छा है कि एक बड़े बेनिफिट की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कोई बजट ऐसा नहीं दिया है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शंस नहीं है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी को संभालने के लिए, ओवरऑल एक ग्रोथ करने के लिए, ओवरऑल एक इम्प्रूवमेंट सोसाइटी में लाने के लिए हमेशा गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए हैं, है ना। तो मुझे ये लगता है कि अभी भी बहुत ज्यादा कोई अट्रैक्शंस नहीं होने वाले हैं, किसी तरह के बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट्स नहीं आने वाले हैं। लेकिन ये थोड़ा बहुत हो सकता है बजट की, ये जैसे होता है जैसे कुछ सोप्स आ जाएं, कुछ इंप्रूवमेंट्स आ जाएं, कुछ इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अदरवाइज फोकस उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ग्रोथ है उस पर ही रहने वाला है गवर्नमेंट के बजट्स का। अच्छा अमित जी, एक सवाल और मेरा है कि जो क्रूड ऑयल है वो ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है बहुत सस्ते दर पे खरीद रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में डीजल और पेट्रोल के दाम उतने कम नहीं हुए, बल्कि अभी कुछ महीनों से हम देखें तो डीजल पेट्रोल के दाम स्थिर हैं, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इस समय डीजल और पेट्रोल के दाम घटाए नहीं जा सकते थे? मतलब आर्थिक आधार पर अगर उसको देखा जाए तो रीजन क्या हो सकता है? देखिए उसका एक रीजन ये कि उसका रीजन देखिए, डीजल में तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा आज की डेट पे। फ्यूल कंपनीज जो है काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रही, लेकिन पेट्रोल में प्रॉफिट बुकिंग है उनकी, है ना, प्रॉफिट में है। लेकिन पिछले सालों में जो जितना ज्यादा जो लॉसेस कैरी कर रहे थे उसको राइट ऑफ करना भी जरूरी है, जिससे कंपनी सर्वाइव कर सके, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने उतना रेट्स नहीं बढ़ाए थे जितना कि मार्केट में रेट्स बढ़ गए थे उस समय। दूसरा, जो ग्लोबल क्राइसिस हैं अभी आज ये है कि रशिया और यूक्रेन में वॉर है और रशिया से सस्ते में मिल जा रहा है पेट्रोल, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि जैसे ओपेक के कंट्रीज हैं, अगर वो अपना लिमिटेड सप्लाई कर दें और रेट्स को मैनिपुलेट कर सकें, तो हो सकता है कि इंडिया को एक महंगे रेट्स में फ्यूल लेना पड़े, क्रूड लेना पड़े। तो उस केस में फिर उतना ज्यादा रेट्स को ना बढ़ाना पड़े, इसलिए एक एवरेज पोजीशन लेके हमेशा गवर्नमेंट चलती है। अच्छा एक सवाल और, क्या सरकार महंगाई पे काबू करने में कामयाब हो पाई है? पिछले कुछ दिनों से लगातार, मतलब पिछले कुछ महीनों से था कि महंगाई पे काबू नहीं पा रही है सरकार, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी हमने खबरें पढ़ी हैं कि महंगाई दर कुछ काबू में आई है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अभी केंद्र में है वह इस पर काबू पा सकती है या काबू कर सकती है? नहीं, बिल्कुल कर सकती है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा महंगाई की, बीच में काफी ज्यादा महंगाई बढ़ी थी क्योंकि सप्लाई चेन ब्रेक हो गई थी। जैसे मैंने पहले भी कहा था, चीजें सप्लाई नहीं हो पा रही थी, मैन्युफैक्चरिंग थी नहीं, तो उस हिसाब से कॉस्ट का ज्यादा बढ़ रही थी कोविड के टाइम से। तो लॉजिस्टिक्स वगैरह काफी प्रॉब्लम्स आ गई थी उस समय, तो इसलिए प्राइस ऑफ कमोडिटीज और जो भी सब चीज रेट्स वगैरह काफी बढ़ रहे थे। लेकिन अभी भी सप्लाई चेन पूरी तरह से रिवाइव नहीं हो पाई है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे जैसे सप्लाई चेन इंप्रूव करेगी, कॉस्ट एवरेज पे आएगी, कॉस्ट विल बी एवरेज्ड आउट, है ना। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ये फ्यूचर में आने वाले टाइम में ये जो इन्फ्लेशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा टर्की की तरह या किसी और कंट्री की तरह से, है ना। ये हमें कंट्रोल में रहेगा, इंडिया में हमेशा से कंट्रोल में ही रहा है, कभी एक आधे इंस्टेंसेस पे छोड़ के,
है ना। तो वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और वैसे भी इन्फ्लेशन एक लिमिट तक तो हमेशा ठीक है। बिजनेसेस के लिए अच्छा ही रहता है। मतलब अगर स्टेगनेंट इन्फ्लेशन नहीं नहीं, हो बिल्कुल ठीक या बात डिफ्लेशन है। हो तो वो तो और ज्यादा बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकते उस केस में। तो अभी तो सिचुएशन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई खराब है राइट। या कोई ऐसी है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो। जी ठीक है, जी हम सिद्धार्थ जी से पूछ लेते हैं। सिद्धार्थ जी, आप थोड़ा देर से जुड़े। मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है कि अभी तमाम राज्यों में आपने देखा होगा कि तमाम इन्वेस्टर समिट चल रही हैं और बड़े बड़े एमओयू साइन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश ने 15 लाख करोड़ के एमओयू साइन कर लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में सरकार फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है। गुजरात में भी होने वाला है। तो ये जो इन्वेस्टर समिट है, क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो समिट्स होती हैं इससे वाकई कोई लाभ होता है, और क्या इन्वेस्टमेंट वाकई जमीनी स्तर पर राज्यों में दिखाई देता है? क्योंकि पिछले कुछ जो निवेश सम्मेलन हुए हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत सुखद नहीं रहे। आप किस तरीके से इसको सोचते हैं? आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या इससे कुछ संभावनाएं हैं, सिद्धार्थ जी? देखिए के सर, सामान्य तौर पर जब भी किसी भी राज्य में इन्वेस्टर समिट होती है तो जो बड़ी पिक्चर निकल के आती है सामने, वो बताया जाता जी है कि इतने हजार लाख करोड़ों का एमओयू साइन हो गए। उसका जब जी आप जी जी फॉलो अप करते हैं और देखते हैं कि उनमें से कितने प्रोजेक्ट जमीन पर उतरे और कहाँ पर जी फाइनली मतलब जिसे कहते हैं कमेंसमेंट और प्रोडक्शन के लेवल पर पहुंच पाते हैं, तो इसका जो रेशियो है वो बहुत कम है। शायद वो एक वजह है जो आज आप कह पा रहे हैं कि इनके बहुत अच्छे नतीजे नहीं निकले। हालांकि उत्तर प्रदेश में पिछली बार जो इन्वेस्टर समिट हुई थी जी उसके बाद उसके फॉलोअप में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज भी कराई गई। तो 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई जिसमें जी जी 65 हजार के 2 थे, तीसरा भी था। मतलब उस तरह से ग्राउंड ब्रेकिंग तक ले जाकर ये बताने का प्रयास जी हुआ, ये दिखाने का प्रयास हुआ और ये सामने लाया गया कि भाई इसमें इतनी परियोजनाएं वो जमीन पर हम उतार पाने में सफल हो रहे हैं। अब देखिए आप उसके जहां जहां भी इन्वेस्टर जी समिट जी हो जी रहे हैं उसके बड़े वो जो बड़ा वाला फिगर आता है ना, उस फिगर पर मत जाएं, क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात से जी देश में इन्वेस्टर समिट का एक दौर शुरू हुआ था और उसके बाद फिर हर राज्यों में होना शुरू हुआ, फिर जी जगह जगह। तो जिसे बहुत इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट कहा जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर भी जी जो कन्वर्जन है, यानी कि जो एमओयू होते हैं और उसके तुलना में जितने परियोजनाएं जमीन पर उतरती हैं, जहां काम शुरू होता है, जो हमें दिखता है, वो रेशियो 20-25% से ज्यादा जी कभी उसको नहीं देखा गया अभी तक। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की जी जी परियोजनाएं हैं और जिनके दावे हो रहे हैं, जो अभी तक आ चुकी हैं या जिनके प्रस्ताव आ चुके हैं, वो सारे प्रस्ताव एमओयू में कन्वर्ट हो जाएं और वो सारे के सारे एमओयू वो धरातल पर उतर जाएं। अगर ऐसा हो बिल्कुल जाता बिल्कुल है तो निश्चित तौर पर कि हम $1 ट्रिलियन, उत्तर प्रदेश का भी एक लक्ष्य है, आपने $5 ट्रिलियन की बात कही, तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश का भी लक्ष्य है। लेकिन जी जी हकीकत ये है कि देखिए, जी जो भी इन्वेस्टर समिट होती है और उसमें जितनी रोजी पिक्चर आपको नजर आती है, वो रोजी पिक्चर दरअसल में हकीकत में नहीं उतर कर सामने आ पाती है। तो लेकिन हाँ, ये है कि एकदम निराशा की स्थिति भी नहीं होती है। काफी कुछ परियोजनाएं कुछ शुरू भी होती हैं। उसका फीसद में आप अगर देखें तो कम होता है। बिल्कुल एक बिल्कुल जो अभी बिल्कुल अमित जी बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसमें मैं एक लाइन और मैं भी कहना चाहूंगा। देखिए, इन्फ्लेशन कोई बहुत जी चिंताजनक बात नहीं है उतनी, जैसा कि अभी उन्होंने कहा भी। अभी कुछ समय पहले तक जो हमारे यहाँ स्थिति थी, जी जिसको अर्थव्यवस्था की अर्थशास्त्र की भाषा में जी स्टैगफ्लेशन कहते हैं, जहां पर मांग जी भी नहीं जी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, वो वाली स्थिति जो हमारे यहाँ पिछले समय एक दिखती नजर आ रही थी, उससे हम बाहर आए हैं। तो इन्फ्लेशन जो है वो शायद उतना चिंताजनक अर्थव्यवस्था में जो नीतियां बनाते हैं उनके लिए भी फिलहाल मतलब देश में नहीं है।
इन्फ्लेशन अगर थोड़ा कम ज्यादा होता है वो उतना चिंताजनक नहीं है। बनस्बत इसका है कि मांग को बढ़ाना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की रिकवरीज हैं उसको देखते हुए मांग हमारी पिछले कुछ समय से बढ़ रही है, आने वाले समय में और बढ़ेगी। ठीक है। अनुज जी, बीमा को लेकर के अभी आपने सुना, बीमा में किस तरह के सुधार की आप गुंजाइश की बात करते हैं? अभी आपने जब मैंने पिछला सवाल पूछा था आपने बीमा का जिक्र किया था, और बीमा से किस तरीके से अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ है, किस तरह से हमारे बजट की जो दिशा है वो जुड़ी हुई है। आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि आप किस तरह के रिफॉर्म बीमा में चाहते हैं। मेरा मतलब बीमा में किस तरह के रिफॉर्म होने चाहिए। देखिए, बीमा में सबसे पहले तो सरकार को जो जीएसटी की दरें हैं उसको घटाना चाहिए। अभी आज के दौर में जो युवा पीढ़ी है वो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहती है और स्वास्थ्य बीमा ज्यादा लेना चाहती है। उसमें सरकार की जीएसटी की दर अभी 18% है। उसको सरकार को घटा के 5 या 6% पे लाना चाहिए। जो जीएसटी की दरें घटेंगी तो उस आदमी बड़ा बीमा लेना, अभी एक सामान्य व्यक्ति 5 लाख का बीमा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है, लेकिन जरूरत अगर वो किसी बड़े शहर में इलाज के लिए जाता है, कोई बड़ा खर्च आ जाता है, तो एक सामान्य तौर पे 20-25 लाख रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए। और बीमा कंपनियां अपनी प्रीमियम दरें एज के हिसाब से भी बढ़ा रही हैं, और जैसे जैसे क्लेम संख्या बढ़ रही है वो बीमे की प्रीमियम की दरें बढ़ रही हैं। तो सरकार को जीएसटी में बहुत बड़ी राहत देना चाहिए कि एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति का कम से कम 10 से 15 लाख का इंश्योरेंस जरूर हो। और जो 25,000 रुपए की सरकार की 80D की लिमिट है, इसको कम से कम 50,000 और इनकम के हिसाब से 1 लाख तक ले जाना चाहिए। जिसकी इनकम 25 लाख तक है उसको 50,000, और 25 लाख से ज्यादा इनकम है तो उसको 1 लाख रुपए तक की छूट देनी चाहिए। इसके अलावा 80C की जो धारा है उसमें सरकार ने पीपीएफ और सारे इन्वेस्टमेंट के साथ बीमा लाइफ इंश्योरेंस को जोड़ा हुआ है। तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए सरकार को जो है वो 80C में एक अलग इस तरीके की धारा लाएं जिसमें केवल बीमे की लाइफ इंश्योरेंस की छूट हो। इससे क्या होगा कि सरकार को बहुत बड़ा जीएसटी रेवेन्यू इंश्योरेंस सेक्टर से भी मिलना है। और सरकार ने बहुत बड़ी चीज ये कर रखी है, जो हम लोगों को एजेंट्स को सर्विस जीएसटी देनी पड़ती है, उसका हम लोग को कोई भी कहीं पे क्लेम नहीं मिलता है। मैं खुद 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए साल की मेरी जीएसटी जा रही है, इतना मेरा इनकम टैक्स नहीं जा रहा है। तो हम लोगों को कहीं भी जीएसटी की छूट नहीं है। बाकी सब वर्ग को सरकार ने जीएसटी आगे क्लेम करने की सुविधा दे रखी। तो बीमा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, 20 से 25% की ग्रोथ हो रही है। और मैं उम्मीद करता हूं अगले 2-3 साल में ये 25 लाख करोड़ से ऊपर का ये सेक्टर निकल जाए। ठीक है अनुज जी। मनीष जी, एक सवाल ये है कि जीडीपी का जिस तरीके से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत उत्साहजनक नहीं है। तो इन परिस्थितियों में आप जो देश के आर्थिक हालात हैं उन्हें किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आने वाली जीडीपी के भी जो अनुमान लगाए गए हैं वो बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। 7.1 और फिर उसके अगली 5.9% रहने का ही अनुमान है। तो ऐसे में जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं या बहुत अच्छी इकोनॉमी की बात करते हैं, ये भी कहते हैं कि हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो आप किस रूप में इसको देखते हैं मनीष जी? देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था जो है अपने हिसाब से अच्छी चल रही है, लेकिन ये बाहरी सर्कमस्टेंसेस पे भी डिपेंड करता है। जैसे रशिया यूक्रेन का क्राइसिस है, मैं अभी डिबेट में सुन रहा था, जिक्र हो रहा था। अब जो पेट्रोल पे भारत की सरकार जो है पेट्रोल पे एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्जित करके स्टोर कर रही है, उसका एक मेन कारण ये है कि 1 साल हो गया, अभी पता नहीं चल रहा रशिया और यूक्रेन का वॉर कब तक चलेगा, क्या पेट्रोल के रेट्स कहाँ पे जाके स्थिर होंगे। इसीलिए सरकार उन पेट्रोल के रेट्स का पूल बना रही है और उसको आगे की संभावनाओं को देखते हुए रोक रही है। अगर वहां से कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगी तो वो हम लोग को फॉरवर्ड कर सकती है, उसके बाद वो रिबेट्स हम लोग को मिलने लगेंगी। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था में इतनी ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए जैसे कि और देशों में चल रही है। एक जैसा कि आप बता रहे थे, नौकरियों पे ले ऑफ हो रहा है, तो ये थोड़ा सा एक ट्रेंड है कि 12,000, 5,000, 8,000 नौकरियों को बहुत ज्यादा हाईलाइट करा जाता है और उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो किस कदर के ले ऑफ हो रहे हैं, किन कारणों से ले ऑफ हो रहे हैं। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के ले ऑफ नहीं है। अगर कोई बड़ी कंपनी कोई स्ट्रैटेजी चेंज करती है, अपनी मार्केट स्ट्रैटेजी चेंज करती है,
तो भी वो कुछ लोगों को हटाती है, कुछ नए लोगों को लाती है, लेकिन वो न्यूज के रूप में हाईलाइट होता है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने भी 71,000 नौकरियों के पत्र बांटे, वो भी एक खबर थी। तो रोजगार में इतनी ज्यादा समस्या नहीं है, आयाम बदल रहे हैं। हाँ, ये इन्वेस्टर समिट वगैरह जो हो रही है, इनके आने से रोजगार के अवसर कुछ ना कुछ जरूर बढ़ेंगे। हम लोग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं। आप देखिए, एप्पल ने कहा है कि 2027 के बाद हर दूसरा एप्पल का फोन भारत से होगा। एप्पल की खुद की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन की है। तो जब इस तरीके की कंपनियां भारत में आएंगी तो इसका व्यवस्था में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे एक्सपोर्ट्स पे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। वही बेनिफिट सब्सिडीज के रूप में नीचे की पब्लिक को दिया जाएगा और उन चीजों को सुधारने की पूरी कोशिश करी जाएगी। मनीष जी, आप निवेश जो होता है, निवेश जो हो रहे हैं लगातार, इन्वेस्टर समिट जो होती हैं, यूपी की इन्वेस्टर समिट से आप लगातार जुड़े रहे हैं पिछले कई सालों से। तो अभी जब हम सिद्धार्थ जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि यदि 25% भी अगर ग्राउंड पे आ जाती है तो काफी कुछ जो है उसके रिजल्ट आ सकते हैं। यूपी में इसके प्रयास ज्यादा हो रहे हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी इसमें हुई, लेकिन हकीकत देखने में कुछ और होती है कि उतना निवेश आता नहीं है जितने दावे किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जिलों की जो जिलों के इन्वेस्टर समिट हो रही है, मुझे समझ में नहीं आता कि जिलों का इन्वेस्टर समिट और यूपी का इन्वेस्टर समिट ये है क्या। मतलब एक मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया, कोई मुझे समझाने को कहे तो मैं तो एक पत्रकार के नाते नहीं समझा सकता। मनीष जी। देखिए कृष्णा जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी इन्वेस्टर समिट की एक्सरसाइज हो रही है, अगर हम इसे पिछले 5 साल के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के कार्यकाल के रूप में देखें तो आप देखिए यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 3 फंक्शनल हो गए हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करा है सरकार ने। इस निवेश से अब निवेशक आकर्षित होकर आ रहा है और अगले कुछ सालों में आपको इसका रिजल्ट जरूर दिखेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जो दिल्ली की कनेक्टिविटी हुई है उसका रिजल्ट आएगा। इसीलिए सरकार के इन प्रोत्साहनों को देख के ही निवेशक आकर्षित हो रहा है। हाँ ठीक है, ये डायरेक्ट मॉनेटरी टर्म्स में अभी ट्रांसलेट नहीं हो रहे। लोगों को ऐसा लग रहा है एक्सप्रेसवे बनने से क्या विकास होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से क्या विकास होगा। नोएडा में जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है वो वर्ल्ड क्लास का बन रहा है। जब लोग वहां पे आना शुरू करेंगे और जैसे आप देख रहे हैं राम मंदिर के लिए कहा गया, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है कि 24 में उसका उद्घाटन होगा, लेकिन जितने भी लोग राम मंदिर आएंगे वो लखनऊ आएंगे और अयोध्या आएंगे। जैसे आप देखते हैं वाराणसी में 5 लाख का डेली का फुटफॉल हो गया है, तो वो रेवेन्यू कहाँ ऐड हो रहा है। हो सकता है वो नंबर्स में ट्रांसलेट नहीं हो रहा हो, फैक्टर इन नहीं हो पा रहा हो, लेकिन आयाम आ रहे हैं। इसीलिए सरकार को लोग अच्छी नीयत से देख रहे हैं और लोकल खुश हैं, तभी सरकार को इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सरकार उसी रिजल्ट से उत्साहित होकर ऐसी चीजें कर रही है और आगे के समय में इसके और बेहतर रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है अमित जी, अब एक हम फाइनल टच की ओर है, ये बहस के लिए समय कम बचा है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आने वाली जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको आप किस रूप में देखते हैं। किस तरीके से आपसे अगर कहा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले समय में किस तरीके से और कैसे उसका जो पाथ है वो कैसा होगा, किस तरह से ऊंचाइयों पे जाएगी, रोड मैप क्या होगा। जी देखिए, एक तो ये कोई किसी को भी पूरे वर्ल्ड में डिनाई नहीं कर सकता है कि इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी वर्ल्ड में, है ना। ये खाली एक पॉलिटिकल या कोई किसी तरह का मिथ नहीं है, ये मतलब एक्चुअली ऐसा होने वाला है। उसका रीजन ये है कि एक तो नॉन अलाइनमेंट की वजह से बहुत सारी जगहों से इंडिया को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, है ना, कि किसी भी जगह ना कम्युनिस्ट ना कैपिटलिस्ट की वजह से हमेशा से रही है, हमेशा बेनिफिट्स आज डिपेंड हो रहे हैं इस चीज के लिए। दूसरा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मुझे लगता है कि अगर 1 साल या 2 साल में नहीं तो 3 साल में ऐसे हम लोग हमारी इकोनॉमी अचीव कर सकती है। देखिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एक दिन में नहीं बन सकती थी, जबकि 2 साल 2.5 साल हमारे कोविड की वजह से वेस्ट हो गए, लेकिन अच्छा काम हो रहा है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि अभी बता रहे थे कि मनीष जी की एयरपोर्ट्स वगैरह भी बन रहे हैं। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक ग्रोथ कैसे होगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ के लिए ही जरूरी है कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? गवर्नमेंट अगर बहुत ज्यादा सोप्स और लोगों के हाथ में पैसा दे देगी तो इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा और गवर्नमेंट कोई इंप्रूवमेंट कुछ होने वाला नहीं उससे, है ना। तो
गवर्नमेंट अपना लिमिटेड एक बेनिफिट जी। पास ऑन कर देती है, बाकी इन्वेस्टमेंट जैसे कि आप देखते होंगे, लखनऊ में देख लीजिए कितने फ्लाईओवर्स इस समय बन रहे हैं, और यूपी में या कहीं पर भी जाइए तो काफी आज से 7 साल 8 साल पुराने इंडिया में आज की डेट में काफी फर्क दिख रहा है आपको, और बाकी कंपनीज भी आने की कोशिश कर रही है। ये बात भी सही है कि ले ऑफ एम्प्लॉयज चले गए, निकल गए, बाहर चले गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, एक जगह की जगह दूसरी जगह हो जाती है, किसी और तरह से वर्किंग होने लगती है। तो ये कोई क्राइसिस नहीं है कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोग नौकरी नहीं करना चाहते, लोग नौकरी भी नहीं करना चाहते। एक आपने सर्वे पढ़ा होगा कि यूनाइटेड नेशंस का आया था, 40% तो इंडिया में अभी भी लोग ऐसे जो नौकरी नहीं करना चाहते, है ना, तो नॉन वर्किंग है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, लेकिन ये है कि अब चाइना तो एज पॉपुलेशन हो ही रही है, आप देख ही रहे हैं वहां पर अब एज वाले लोग ज्यादा बढ़ते आ रहे हैं, तो लोगों का थ्रस्ट वियतनाम, इंडिया या कहीं इसी तरह की थर्ड कंट्रीज की तरफ ही होने वाला है, कंपनीज का, इंटरनेशनल वर्ल्ड का। तो फ्यूचर इज ब्राइट, इसमें कोई किसी तरह का डाउट नहीं है। ठीक है अमित जी, इसी के साथ हमें बहस यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सबसे हमको मिली। ये थी आर्थिक विषयों को लेकर के बजट की उम्मीदों पर यह बहस। हमने जानबूझकर इसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति को शामिल नहीं किया, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तियों का अपना एक एजेंडा होता है और वो अपने एजेंडे से बाहर बातें नहीं करते, और बहस फिर शुरू कहीं से होती है और वो कहीं और ख़त्म हो जाती है। इसीलिए हमने ऐसे लोगों को इस बहस में शामिल किया जो वाकई अर्थशास्त्र के जानकार हैं, आर्थिक विशेषज्ञ माने जाते हैं अपने क्षेत्र के। उम्मीद है आपको ये बहस अच्छी लगी होगी और बहुत सारी आपकी भी जिज्ञासाएं होंगी। अभी बजट आने में समय है, 1 फरवरी को बजट आएगा और हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर इसी तरह के विद्वानों के साथ आपके से रूबरू हों। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।